जिस भारत के बारे में कहा जाता है सबसे बीमार हेल्थ सेक्टर है, उसको ताकतवर कैसे बनाया। इकलौता ऐसा देश जो अपने छात्रों के ऊपर टैंक चढ़ा देता है। और मेरा मानना है कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिलनी चाहिए थी। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, हमें तानाशाही नहीं आज़ादी चाहिए। आखिर क्यों लग रहे हैं चीन में ऐसे नारे, बात करेंगे आज व्यू पॉइंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। और आप जानते हैं कि हमारे साथ चर्चा में बात करने के लिए होते हैं ओजान सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का, और उम्मीद करूंगा कि आज की डिबेट से आपको कुछ नए पॉइंट्स मिल सकें। जी सर, चीन में विरोध प्रदर्शन होना ये यदा कदा होने वाली बात होती है। अगर चीन में इतने बड़े स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वजह बताई जा रही है जीरो कोविड पॉलिसी, जो जिस तरीके से प्रतिबंध जो कड़े हुए हैं चीन में। पर क्या वाकई ये असली वजह है या वजह कुछ और है? देखिए, चीन के साथ कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं। किसी भी इकॉनमी में जो वो आगे बढ़ता है तो उसको इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। अगर हम चीन की कहानी को सुने तो चीन की कहानी थोड़ी सी अलग है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जब एशियन टाइगर्स टूटे, जो जापान, ताइवान और कंपनीज को एक नया डेस्टिनेशन चाहिए था, तो दो विकल्प उनके सामने थे, भारत और चीन। भारत में जो प्रशासन की तरीके थे, जो ढुलमुल रवैया थे, 1970 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय जो कंपनीज को लगा कि एग्रेसिव मार्केट कहीं हो सकता है तो चाइना हो सकता था। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी वो देंग का शासन था। वो माओ के जो प्रभाव से निकलकर देंग ने वहाँ पर एक तरह का सामाजिक लोकतंत्र का एक बहुत ही हायर इंपॉर्टेंस रखा और बाजारवाद को वो लेकर आए। देंग को पता था कि अगर आगे लेकर जाना है किसी देश को तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। और देंग ने चाहे सड़क हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी हो, और आगे चलकर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। दुनिया भर की कंपनियों को बुलाया तो पूरी दुनिया को चाइना एक मार्केट लगने लगा। अच्छा, जब हम इन्वेस्ट लेकर आते हैं, जब कोई इन्वेस्टमेंट हमारे साथ होता है, निवेश होता है, तो क्या होता है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आती है। और टेक्नोलॉजी किसी देश में रिश्ती है। जैसे आपको शुरुआती दौर में याद होगा कि चाइना का मोबाइल, चाइना के बल्ब, ये बड़े घटिया क्वालिटी के हुआ करते थे। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करके रखा। तकनीकी समाज के दूसरे हिस्सों में पहुंची और लोगों ने धीरे धीरे उस पर एफिशिएंसी क्रिएट कर ली। और नतीजा ये रहा कि दुनिया की जो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना के पास आ गई। अच्छा, चाइना का रियल एस्टेट धीरे धीरे बहुत ताकतवर होने लगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, फंड आता है, तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है। जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, यानी प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है, तो गांव से शहरों की तरफ शिफ्टिंग होती है। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन कराया। चीन ने अपनी आबादी को उसके कौशल के हिसाब से, उसकी जो स्किल के हिसाब से, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। दक्षिणी चीन जो कोस्टल एरिया था, साउथ चाइना, स्किल्ड लोगों के साथ मिलकर उसने पूरा एक तरह से, अगर मैं बात करूं तो उसने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना डाला, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े कोस्टल इकोनॉमिक जोन CEZ भी उसने बनाए। और जो मछुआरों की बस्तियां थी वो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डवेयर एक्सपोर्ट की जो है वो बस्तियों के रूप में कन्वर्ट हो गई। और जो लोएस्ट का उसका एरिया था, जो उसका पश्चिमी उत्तरी भाग था, वहां अनस्किल्ड पॉपुलेशन को ले जाकर जो एग्रीकल्चर कर सकते थे उनको बसाया। ये चाइना में ही संभव था। तो चाइना ने अपनी जो इकोनॉमिक गाथा लिखी थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी। कभी एक समय हुआ करता था कि भारत और चीन आर्थिक रूप से एक बराबर थे, लेकिन सडनली कहा जाता है, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ने वो बस जो है मिस कर दी जो चाइना ने पकड़ ली, और सडनली चाइना ने अपनी जो है ग्रोथ लिखी। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि समय के साथ जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, एक मध्य वर्ग तैयार होता है। ठीक है, मिडिल क्लास बोलते हैं उसको। मिडिल क्लास किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सबसे बढ़िया वर्ग होता है। ये ना कोई विद्रोह करता है, ना कोई बात। ये सुबह ऑफिस निकलता है, शाम को घर आता है, टीवी खोलता है, EMI पे मकान खरीदता है, मोबाइल खरीदता है। ये बड़ा अजीबो गरीब तरह का, एक मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि ये मध्य वर्ग बहुत ही अलग तरह का वर्ग होता है, जिसका पैर गरीबी की तरफ और सर अमीरी की तरफ होता है। और पूरा मार्केट हमेशा इसी को टारगेट करके रखता है, क्योंकि अमीर आदमी गिफ्ट एंड गुड्स की तरफ जाएगा, उसको विलासिता की वस्तुएं चाहिए, वो इकोनॉमी के खास काम की नहीं होती हैं। गरीब आदमी वो बाजार का हिस्सा ही नहीं होता, वो तो सर्वाइवल के लिए अपना क्वेश्चन। तो सबसे बढ़िया मध्य वर्ग होता है। चाइना ने बहुत बड़ा एक मध्य वर्ग तैयार किया, और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की कहानी थी वो बहुत अद्भुत रही है। अब धीरे धीरे आगे हमारी कहानी बढ़ती रही। तो
तो क्या होता है कि जब कोई कंट्री इकोनॉमिक पावर बनती है तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े बाजार की तरफ चलती है, उसको बहुत महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है। चाइना ने वो कहानी तो अपनी लिख ली, लेकिन चीन में कुछ बड़े बदलाव होने शुरू हुए, क्योंकि वहां पर क्या है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर जो शी जिनपिंग आए तो शुरुआती दौर में उन्होंने बड़ा प्रॉमिसिंग अपने आप को दिखाया कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरे। लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज जो थी वो डिस्टर्बिंग होने लगी और उन्होंने धीरे धीरे वहां पे सब कुछ चेंज करके और उन्होंने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए नेता घोषित कर दिया। उनका कोई विरोधी नहीं बचा। उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को जो है या तो जेल में डलवा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, या उन्हें गोली मार दी गई। तो ये सब कुछ होता रहा और धीरे धीरे वो चाइना जो है वो एक बहुत एग्रेसिव पावर के रूप में उभरने लगा। जो ड्रैगन सॉफ्ट था वो अचानक से बहुत ही एग्रेसिव हो गया, बहुत ही खूंखार हो गया। फिर जब दौर आया और इस कोविड से पहले ही चीन ने अपनी कहानी को अलग तरीके से रख दिया। उसने दुनिया के सामने वन रोड वन बेल्ट का एक कॉन्सेप्ट रखा कि और पूरे दक्षिणी चीन से लेकर और यूरोप तक उसने कनेक्टिविटी की बात की और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो जापान के साथ पहले भिड़ा, फिर वो दक्षिणी चीन सागर पे उसने अपना कब्जा किया और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाने लगा चीन कर क्या रहा है। चीन तो पूरी उसमें जो है एक राजनीतिक उठापटक कर रहा है। अचानक से कोविड आया उसके बाद और कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई और चीन को भी आरोप लगा कि कोविड वहीं से आया। अब होता क्या है कि सिंपल सा एक कहानी होती है कि आप दो नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। ठीक है, रशिया में कहा जाता है व्हेन यू कैच टू रैबिट्स एट द सेम टाइम यू विल गेट द नाइदर वन, कि अगर एक साथ दो खरगोश पकड़ोगे तो एक भी हाथ नहीं लगेगा। अब चीन जब कोविड आया तो होना ये कि सबकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, लॉकडाउन का दौर आया, लोग घरों के अंदर कैद होने मजबूर हो गए और लोग नहीं एक्चुअली बंद होते हैं, इकोनॉमी बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी लोगों के मूवमेंट से चलती है। तो इस समय क्या हो, इकोनॉमी अचानक से बंद हो गई। चीन को इस समय एक्चुअली में जो करना चाहिए था वो बहुत सॉफ्ट पावर बन के रहना चाहिए था, वो मित्रवत तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन चीन ने जैसे भारत के साथ गालवान का रसल टसल किया, ठीक है, तमाम देशों के साथ उसने अपना बातचीत करनी शुरू कर दी। एग्रेसिवली जो उसके पास सरप्लस पैसा था उसने कर्ज के जाल में डालना शुरू कर दिया। उसको लगा कि जल्दी जल्दी वन ओबोर के साथ हम सबको अपने साथ जोड़ लेंगे। उसने पाकिस्तान में सीपीसी शुरू किया। उससे लगा जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ में फंस गया है वैसे सारे के सारे हमारे हाथ में फंस जाएंगे। तो ये उसने एक साथ काम किया। हुआ ना ये चाहिए था। जैसे भारत उसी समय जब हमारे यहाँ कोविड का लॉकडाउन आया तो पूरा शासन प्रशासन जनता सब कुछ मिलकर हमारे सामने केवल एक चैलेंज है और वो है कोविड से कैसे उससे कैसे उभरना है, वैक्सीन कैसे बनानी है, ठीक है, कैसे हमें मदद लेना है, कैसे मदद पहुंचाना है। जिस भारत के बारे में कहा जाता है सबसे बीमार हेल्थ सेक्टर है उसको ताकतवर कैसे बनाया। और एक लीडर के रूप में प्रधानमंत्री उभरे, राज्यों के मुख्यमंत्री उभरे, सबने बेहतरीन काम किया। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति का काम है, सबने बेहतरीन काम किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, सबने एकदम एक रक्षा प्रणाली कर दी। तो भारत ने उस समय कुछ और नहीं सोचा। भारत ने कहा कि भाई गरीबों को अनाज पहुंचा देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे देंगे और अभी हमारे सामने केवल एक मुसीबत है, इससे हम लड़ेंगे। इकोनॉमी हम बाद में देखेंगे, पहले अपने लोगों की जान बचाएं। तो एक ही लक्ष्य पे ध्यान रखा और बहुत कम समय में भारत ने वैक्सीन विकसित की। न सिर्फ अपने लिए विकसित की, कई देशों की मदद की। और भारत के बारे में कहा जाता था, भारत में बैठे बैठे लोग जो चिल्लाते थे कि अरे भारत को 40 साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा, भारत ने सबको किनारे किया और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो ना अमेरिका के पास है ना ब्रिटेन के पास है। अब जब हम टाइमली कोविड से बाहर निकल आए तो भारत का वही जो इनपुट था वही अचानक से भारत को बूम दे दिया। आज अगर आईएमएफ कहता है कि भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, वो उसका कारण है क्योंकि भारत ने अपनी पूरी ताकत एक प्रॉब्लम को लड़ने में दो। अब चीन ने क्या किया, चीन ने एक तो पूरी दुनिया से छुपाया, उसके बाद वैक्सीन का भी उसने बाहर से कुछ अंदर नहीं आने दिया और चीन उसी समय अपने कोविड से लड़ने की जगह वो पूरी दुनिया से लड़ने लग गया। वो ट्रेड वॉर में चला गया, अमेरिका के साथ वॉर में चला गया, भारत के साथ जो है रसल टसल करने लगा और तमाम उसने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को जारी रखा। उस समय में जब उसे कोविड पे ध्यान देकर अपने देश की जनता की नतीजा हुआ कि कोविड से न लड़ने की, उसकी गंभीरता न समझने के कारण धीरे धीरे वो एक लंबे समय तक रहने लगा। अच्छा, लोगों की जो एक जरूरत होती है वो एक लिमिटेड समय तक ही किसी कंट्रोल में रह सकती है, वो चाहे चाइना हो चाहे इंडिया कहीं पर भी हो। एक समय बाद उनके अंदर ऊब पैदा होती है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। चाइना इस बात को नहीं समझ पाया क्योंकि वहां ऑर्डर्स हुए और तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं और उसका खामियाजा अब देखने को मिल रहा है। अब नतीजा ये हो रहा है कि एक्चुअली में सारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, सारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स। देखो, जब इकोनॉमिक्स अच्छी होती, घर में पैसा हो ना, तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती ठीक लगती है। ठीक है, तो एक समय था जो चाइना की जो टोटल जीडीपी है उसका 30% अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट से आता है।
अब रियल एस्टेट बहुत पहले डाउन होने शुरू हुए, बड़े बड़े जायंट प्रोजेक्ट्स थे, बैंकों से बड़ा बड़ा पैसा ले रखा था, इन्वेस्टर्स छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, अब वो क्या हो रहा है कि वहां पर वो घोस्ट सिटीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और ये बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन उन खबरों को दबा दिया गया था। तो ये बुलबुला, इसको हम लोग रियल एस्टेट बबल कहते हैं, वो वहां पे बस्ट होने लगा और वहां आज खरीदार नहीं है बिल्कुल। वो रियल एस्टेट में जिसने पैसा लगाया मोस्टली कंपनियां दिवालिया हो गई या वो दिवालिया होने की कगार पर है, बैंकरप्ट हो जाएंगी जल्दी ही। तो उसके बाद जो पूरा पैसा बैंकों का है वो फंस गया। अच्छा, बैंकों का जो पैसा, क्योंकि वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ पे, तो वो बैंकों का जो पैसा फंसा है वो बेसिकली राष्ट्र का पैसा है, नेशन का पैसा है। अब वो राष्ट्र का जो पूंजी है वो फंस गई। अच्छा, इधर बहुत एग्रेसिवली श्रीलंका में हम्बन टोटा से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसने बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट बांटने शुरू किए थे। वो सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इंडिया, चाइना, जो इंडिया हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने जो है वो हिंद महासागर उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना दबदबा बढ़ा दिया। तो चाइना को लगा कि कोई रास्ते में नहीं आएगा और वो सारा का सारा मामला खराब हो गया। अचानक से कोविड की वजह से 2 साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप रही और उसके पूरे जितना भी इन्वेस्टमेंट था सब खराब हो गया। अब ये उसकी जो इकोनॉमी है वो हो गई है डाउन इस समय। ठीक है, इकोनॉमी उसकी पूरी तरह से डाउन है। दूसरी मार कोविड की पड़ रही है। दूसरी मार कोविड। अच्छा, दुनिया के अन्य देश जो आकर चाइना में प्रोडक्शन करते थे, चाहे अमेरिकन कंपनी हो चाहे कहीं पर भी हो, उनका खुद का बाजार बहुत प्रभावित हो रहा है। तो वो अब यहाँ पर ऑपरेट करने के बजाय वो वापस लौटना चाहती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब वो भी वहां से निकल रही हैं, तो रोजगार भी पैदा नहीं हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का बॉस बना रहेगा, वो भी ऐसा नहीं हो रहा। भारत में भी जो प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया शुरुआत की, तो शुरुआत में भारत का बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दिखाई पड़ा जैसे आज हम मैन्युफैक्चरिंग में अपने दम पर आ रहे हैं, आज हम डिफेंस में अपने दम पर आ रहे हैं, सुई से लेके प्लेन तक तमाम तरह की चीजें भारत में बननी शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो आश्रितता थी चाइना पे वो भी कम होती चली जा रही है। तो अब जो है वो एक नया सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। वो हो रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत परेशान है, उसके पास इनकम नहीं है। अच्छा, चाइना भी अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान देने की बजाय वो एक्चुअली में एक साथ कई जगह फंस गया है। तो वो चाह कर भी कि वो जो हार्ड पावर के रूप में उसने अपना फेस दिखाया है, जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अब उसके काम नहीं आ रही है। तो जो मध्य वर्ग है वो बुरी तरीके से परेशान है। तो जहाँ पे जैसा कि एक बिल्डिंग में आग लगी और लोग सड़कों पर आ गए और कोविड के नियमों की वजह से, तो जहाँ पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लेकिन आप अपने घर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और चाइना में लोग अपने घरों में बंद हैं। तो वो जो इकोनॉमी बंद है, लोगों के पास रेंट पे करने के पैसे नहीं है, ईएमआई पेमेंट करने के पैसे नहीं है, इकोनॉमी जो है डाउन होती चली जा रही, कंपनियां वहां से निकलने को तैयार हैं और अब कंपनीज भारत को एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। तो जो 1970 में हमें मौका मिला था, वापस हमें मौका मिल रहा। तो ये कुल मिलाकर सिनेरियो जो हो रहा है वो उसकी वजह से वहां मध्य वर्ग जो है बहुत परेशान है और वो सी जिनपिंग के खिलाफ एक और जो है अभियान करने को तैयार है। हालांकि चीन में जो अभियान करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वहां सरकारें बड़ी सख्त हैं और बहुत ही निर्मम कदम उठाए जाते हैं। पुरानी घटना आपको याद होगा, चौकी जहां पर छात्रों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए गए थे। तो दोबारा इस तरह की घटना ना हो, लेकिन चीन परेशान बहुत ज्यादा इस समय और नो डाउट ये जो कहानी है इस समय भारत के लिए बहुत अच्छी है। सो सर, कहा जाए कि कोविड के कड़े प्रतिबंध लगाना सिर्फ एक बहाना हो सकता है, लेकिन वहाँ की जनता में जो रोष है, जो उनके अंदर गुस्सा है, वो बहुत पहले से पनप रहा है। बिल्कुल। और वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है और भी कई सारे मुद्दे हैं। देखा जाता है कि चीन जो है, जितना दूसरे देश, अगर हम इंडिया की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, हम लोग खुल के दुनिया के दूसरे देशों से बातचीत करते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स है वो एक कॉमन साइट्स हैं। लेकिन चीन में अगर हम देखा जाए तो वहाँ के लोग बहुत इजीली जो है दुनिया के दूसरे देशों से संपर्क नहीं साध सकते हैं। ऐसे में अब वो सोशल मीडिया पर भी मुखर हो रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और देश का जो युवा है, यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में क्या लगता है कि वो चिंगारी उठ चुकी है जो चीन का दबदबा वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी? मैंने जैसा बताया ना कि सब कुछ चीन में ये जो कंट्रोलिंग थी वो एक तरह से सही भी थी। इसलिए सही थी क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अगर आप उन्मुक्त छोड़ दोगे, फ्री छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, भीड़ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे भारत में कई बार आप देखते हैं कोई परिवर्तन करना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, भीड़ लग जाती है उसके पीछे कि नहीं ये होगा, ये नहीं, इतना डिबेट होता रहता है कि वो चीज पुरानी हो जाती है। चीन में वो चीज तुरंत हो जाती है और चीन ने बहुत अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखा था कि भाई लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, इकोनॉमी डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है और उन्होंने अपने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, ध्यान दिया। सारी कहानी है इकोनॉमी के डाउन होने के पीछे कि राष्ट्र जब महत्वाकांक्षा से अति महत्वाकांक्षा में चला जाता है, चीन उसका एग्जाम्पल है।
ओके। कि चीन जब महत्वाकांक्षा था, उसके पास एक एम्बिशियस था कि नहीं मुझे इकोनॉमिक पावर बनना है, सॉफ्ट पावर बनना है, तब तक दुनिया में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तब तक सब कुछ ओके था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि अब इकोनॉमिक पावर से पॉलिटिकल पावर बनना है, सारी प्रॉब्लम वहीं से जो शुरू हो गई और आ बैल मुझे मारा, और उस पर कोविड ने उसको जो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो मामला है वो यही है कि अगर इकोनॉमी को अगर आप सही से नहीं कर पाए तो लोगों के अंदर असंतोष पैदा होगा ही होगा। तो ये बेसिकली उसके एक तरह से कह सकता हूं कि जो आर्थिक बीमारी है उसकी, ये उसके जो सिम्टम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से मुखर होता हुआ विरोध क्या शी जिनपिंग की गद्दी के लिए ऐसा लगता है कि जो जनता है उन्हें गद्दी छोड़ने पे मजबूर कर सकती है, जिस तरीके से विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं? अगर चीन के इतिहास को हम देखें तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। कारण ये है कि सिंगल पार्टी जो है गवर्नमेंट होती, कम्युनिज्म है वहाँ पे, और अगर हम ध्यान से देखें तो शी जिनपिंग ने अपने आप को संविधान में परिवर्तन करके आजीवन समय के लिए जब तक वो चाहें तब तक रह सकते हैं। और इससे पहले भी छात्रों के विद्रोह को बहुत दमन, मतलब इकलौता ऐसा देश जो अपने छात्रों के ऊपर टैंक चढ़ा देता है। तो बहुत मुश्किल इसमें लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। और जो भी हो असंतोष की खबरें, और आप कुछ हो भी जाएगा तो आपको खबरें नहीं पता चलेंगी क्योंकि मीडिया उनका है, सोशल मीडिया उनका है, तो वो जो चाहेंगे वही केवल बाहर आ सकता है। छुटपुट घटनाएं बाहर आएंगी, और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने चीन की असलियत बताने की कोशिश की और अचानक से वो गायब हो गए। तो ये चीन में बड़ा आम है। तो कुल मिलाकर जो भी संकेत आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सर यही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कहीं पर भी क्राइसिस होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के लिए वो अवसर का मौका बन जाता है। भारत के लिए किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी हम इसे मान सकते हैं? देखिए, भारत के लिए कहें तो ये दूसरी बार अपॉर्चुनिटी आ रही है। जब एशियन टाइगर, जापान, ताइवान ये सब थके थे तो निवेशक जो है एक नया डेस्टिनेशन खोज रहे थे, और भारत और चीन दोनों विकल्प थे। भारत एक अच्छा विकल्प इसलिए था क्योंकि भारत में लोकतंत्र था, लेकिन भारत एक अलग तरह के इकोनॉमिक माइंडसेट में फंस गया कि वो कंट्रोलिंग, जरूरत से ज्यादा लाल फीताशाही, नौकरशाही, तो वो उसमें बिल्कुल फंसे। हाँ, वो रेड टेपिज्म में फंस गया था और उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब दोबारा वो अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ, क्योंकि कंपनीज को अगला डेस्टिनेशन चाहिए। एशिया सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा बाजार है, तो वो चाह के भी एशिया से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अब चाइना में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, चाइना एक एग्रेसिव वॉर सेगमेंट में जा रहा है। अच्छा, बाकी दुनिया की भी हालत ठीक नहीं है। यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर्स जो है वो डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। कौन लीड कर रहा है वर्ल्ड को, किसी को नहीं अभी इस समय पता है। और जो लीड कर रहे हैं उनकी भी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत है। ब्रिटेन में भी आपने देखा क्या हुआ, ठीक है, ब्रिटेन के पौंड की हालत क्या हुई आपने वो भी देखा। ब्रिटेन में पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक सत्ताएं इतने कम समय के लिए टिकी रही और अंत में एक भारतवंशी आज जो उसकी कमान संभाल रहा है। अमेरिका में भी जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो कोई बहुत पावरफुल नहीं है, पूरी दुनिया को कोई मैसेज नहीं दे पा रही है, और ना ही जो बाइडेन जो है एक प्रखर वक्ता है, ना नेता है इस रूप में देखा जाए। तो कुल मिलाकर जो सिचुएशन आ रही है वो सब मिलाकर भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस तरह से भारत G20 की लीडरशिप ले रहा है, तमाम कोविड को जिसने उसने हैंडल किया, और पूरी दुनिया में वो एक सॉफ्ट पावर का जो मैसेज दे पा रहा है अपनी संस्कृति के आधार पर, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भारत पूरी दुनिया में अब जा जाकर बता रहा है कि देखो भाई, हमारे पास सबसे सस्ता श्रम है, सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। हम जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हमारी रैंकिंग लगातार इंप्रूव हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो आपको इजी से इजी फैसिलिटीज दे रही है। दिस इज द बेस्ट टाइम, भारत के लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेता है, और भारत को ये कैश करना ही चाहिए, क्योंकि भारत की भी आज एक बहुत बड़ी आबादी, जो शायद कई देशों की आबादी, कुल आबादी से भी ज्यादा है, वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और मेरा मानना है कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिलनी चाहिए थी। एक देश को कई तरह की आजादी लेनी पड़ती है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। एक देश को कई तरह की आजादी लेनी पड़ती है। आपने एक विदेशी सत्ता से तो आजादी ले ली, लेकिन गरीबी, भूख, बेरोजगारी, इनसे आजादी भारत को कब मिलेगी? हर नागरिक को वही हक है जो संविधान के अंतर्गत दिया गया है। संविधान ने कभी भी अमीर और गरीब का हक तय नहीं किया। तो भारत राष्ट्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे वो गांव की लड़की हो, चाहे वो शहर की लड़की हो, उसको वही सुरक्षा, वही सम्मान, वही अवसर मिलने चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो भारत आज भी 75 वर्षों के बाद अपने देश के हर नागरिक को वो सम्मान, वो सुरक्षा, वो अवसरों की उपलब्धता एक समान नहीं करा पाया है। तो हमारी लड़ाई अभी बहुत बड़ी है। सबसे पहले हमें उन्हें भूख, गरीबी, इन सब से निकालना होगा, तभी हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे।
बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की ही लड़ाई नहीं है, बल्कि ये समाज की और हर एक नागरिक की भी लड़ाई है। आशा करते हैं कि आपको हमारा व्यू पॉइंट ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, या फिर आपके अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा हॉट टॉपिक आप चाहते हैं कि हम व्यू पॉइंट में आकर आपके साथ, ओजांग सर के साथ डिस्कस करें, हमें ज़रूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि राष्ट्र जो होता है वो लोगों की भावनाओं से बनता है, और ये जो मौका है हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमें भी राष्ट्र को उसी तरीके से देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जाते जाते आपको एक बात कहूँगा कि एक चित्रकार था, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, और उसने एक चित्र बनाया जिसमें एक व्यक्ति था जिसके पैरों में पंख लगे थे। उसका सर आगे से बालों से ढका हुआ था और पीछे से गंजा था। तो लोगों ने पूछा ये किस चित्र का चित्र है, चित्रकार क्या बना दिया तुमने? बोला ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी। तो बोला ऐसा क्यों? बोला जो अवसर सामने आता है तो हम पहचान नहीं पाते, और ये अगर हाथ से निकल गया तो ये उड़ जाता है। इसके पैरों में पंख लगे होते हैं और पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि इसके बाल नहीं होते। तो अवसर इसी तरह से होता है, हमारे सामने अवसर आ रहा है, लेकिन हमें तैयार होना होगा, भारत को तैयार होना। हमें ये जो छोटे छोटे हमारे विभाजन हैं इनसे निकलकर हमें राष्ट्र को देखना होगा, और राष्ट्र को देखने के साथ हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम आर्थिक प्रगति करेंगे तभी हम अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाएंगे, सर पे छत दे पाएंगे। केवल वादों से, केवल जो है जोशीली बातों से काम नहीं चलेगा, उनको सही मामले में अवसर प्रोवाइड करने होंगे, और ये हमारा अवसर है। और मैं बार बार कई वीडियो में कह चुका हूं कि आज की दुनिया को अगर कोई लीड कर सकता है तो वो भारत कर सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो इस दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।